वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिवल इंडिया का चैप्टर 10 जो कि होगा बहमानी किंगडम के ऊपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहमानी किंगडम के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। ठीक है। अब इन्होंने जो फाउंडेशन दिया था वो था 1347 को दिया था। मतलब बहमानी किंगडम का स्थापना 1347 में हुआ, जो कि 1518 तक चला और हम लोग देखते हैं 1527 तक वो ख़त्म हो जाता है फिर। ठीक। इनका जो नाम था, है ना, वो नाम हसन गंगू था। और ऐसा कहा जाता है कि इनको एक ब्राह्मण फैमिली ने पाला था और उस ब्राह्मण आदमी का नाम था गंगू, इस वजह से इनका नाम हसन गंगू पड़ा था। कुछ हिस्टोरियंस इनके नाम जो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह है, बहमान शाह लास्ट में लगा, इसको ईरानियन लीजेंड के साथ जोड़ते हैं, बट उस पर अभी कोई, है ना, सारे हिस्टोरियंस का एक मत नहीं है, तो इसलिए उस बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इनका नाम ओवरऑल अलाउद्दीन हसन बहमान शाह था। ठीक। और क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा पाले गए थे, तो इसलिए शायद उनका नाम बहमान भी था, है ना, बहमान शाह। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का रेन था दिल्ली सल्तनत में, तो उस टाइम में कुछ, है ना, रिवोल्ट्स के कारण बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, उसमें बहुत सारे गवर्नर्स भी अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए। तो उसी टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, है ना, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह जो थे वो और कुछ मिलिट्री लीडर्स मिल करके रिवोल्ट किए, और दूसरे के हेल्प से मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने क्या किया, एक नया किंगडम का स्थापना कर दिया। और इनका जो रीजन था वो आज का कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स तीनों मिलाकर थे। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है। तो ये तीनों रीजन में इनका ये जो बहमानी किंगडम था वो स्थापित हो गया। उन्होंने अपने किंगडम को 4 प्रोविंसेस में बांटा था। एक था गुलबर्ग, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बेरार एंड चौथा बिदार। 1347 से लेकर के 1425 तक जो बहमानी कैपिटल रहा वो था एहसानाबाद, जो कि अभी गुलबर्ग है, मतलब और 1425 से लेकर के 1518 तक मान लीजिए मोहम्मदाबाद था, जिसको, है ना, जो बिदार के नाम से जाना जाता था। बहमान शाह के डेथ के बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह फर्स्ट जो है वो थ्रोन पे, गद्दी पे बैठते हैं 1358 में। अब उनके टाइम में क्योंकि नया नया किंगडम है, तो नया नया किंगडम में ऐसा बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर होता नहीं, पीस ज़्यादा होता नहीं। तो उस टाइम पे ज़्यादा जो किंगडम था वो ज़्यादातर चोर उचक्कों से, है ना, रॉबर्स एंड थीफ से भरा पड़ा था। तो इनका जो काम था, इनका काम बस आप कह सकते हैं कि इनके रेन में ये हुआ कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया अपने किंगडम में। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए क्योंकि इनका डेथ हो गया बहुत जल्दी। देखिए, बहमानी किंगडम में ना बहुत सारे सुल्तान का डेथ किसी, कह सकते हैं कि षड्यंत्र के तहत हुआ, बहुत ज़्यादा शराब पीने से हो गया, अपने ही लोग, ना, उनको मार दे रहे हैं गद्दी के लिए। तो अजीब तरह का बहमानी किंगडम चला है, और सारे सुल्तान का डेथ जो हुआ है, लगभग का डेथ एसेसिनेशन में हुआ है या एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से हुआ है। ठीक। या गद्दी के लिए उनको, है ना, अंधा कर दिया गया, कैद कर लिया गया अपने भाई द्वारा। मतलब अजीब तरीके से पूरा एकदम समझ लीजिए कि गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप से चल रहा है यहाँ कहानी। ठीक है। तो इनका जो काम था वो किंगडम में पीस इस्टेब्लिश करना था, और वो पीस को अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिए थे। इन्हीं को जो वरंगल के राजा थे कपाया नायका, उन्होंने तख्ते फिरोज़ा गिफ्ट किया था। मतलब कहा जाता है कि ये जो थ्रोन था ये वरंगल के राजा ने, वरंगल के गवर्नर ने, समझ लीजिए, जो कि कपाया नायका थे, राजा ही कहिए, गवर्नर नहीं, है ना। तो उन्होंने ये जो थ्रोन था वो बनाया था फिरोज़ को देने के लिए, तुगलक डायनेस्टी वाले, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनको देने के लिए बनाया था। लेकिन क्योंकि उनको दे नहीं पाए, उनका रेन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये बहमानी किंगडम आ गया। तो इसने वरंगल के साथ, क्योंकि बार बार वरंगल पे अटैक करता था, तो इस दोनों के बीच में अलायंस होने के लिए कपाया नायका ने तख्त फिरोज़ा जो है मोहम्मद शाह वन को ही गिफ्ट कर दिया। ठीक।
इनका आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत लंबा रेन रहा नहीं, लेकिन उसी छोटे से रेन में इन्होंने पीस इस्टेब्लिश किया और साथ में ग्रैंड मॉस्क भी बनाया गुलबर्ग का, जो कि 1375 में इन्होंने बनाया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बनाया और 1375 में ये एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से मर गए। ये है ग्रैंड मॉस्क, ठीक है, जामा मस्जिद गुलबर्ग का। आज भी आपको देखने को मिलता है वहाँ पे गुलबर्ग में। बहमानी किंगडम के बहुत सारे राजाओं को तो हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे सुल्तान के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, ऐसे बहुत सारे राजा हुए, सुल्तान हुए जिनके 1-2 साल का रेन है, तो उन सबको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। हाँ, उसके एक इम्पॉर्टेंट राजा हैं जैसे कि फ़िरोज़ शाह बहमानी। हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर में भी इनका थोड़ा सा कहानी पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ भी पढ़ेंगे। फ़िरोज़ शाह बहमानी जो थे, इनका पूरा नाम था ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह। ये पोते थे अलाउद्दीन बहमान शाह के, मतलब संस्थापक जो थे बहमानी किंगडम के, उनके पोते थे, और बेटे थे दाऊद शाह के, ठीक। तो आप अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन बहमान शाह का भी रेंज छोटा रहा, उनके बेटे का भी रेंज छोटा रहा, है ना, और उनके बेटे का भी रेंज छोटा रहा, लेकिन फ़िरोज़ शाह बहमानी का रेंज थोड़ा बड़ा रहा है, और इनका जो डेथ हुआ है वो किसी षड्यंत्र के चलते नहीं हुआ है, ठीक। तो ये अच्छे से ना अपना रेन चला करके गद्दी छोड़े थे। जब इनका रेन स्टार्ट हुआ शुरू शुरू में, तो उस टाइम पे हरिहर 2 का अटैक, मतलब हरिहर 2 का ख़तरा था, रायचूर दोआब तक वो पहुंच चुका था अटैक कर करके। तो इनका सबसे पहला काम था कि इन्होंने ना बहुत बढ़िया से डिफेंस किया और हरिहर 2 का जो ख़तरा था रायचूर दोआब में, उसको हटा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहला आप कह सकते हैं कि जैसे बने राजा, तो सबसे पहले इनका काम यही था कि जो एम्पायर पे ख़तरा है, जो किंगडम पे ख़तरा है, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। 1406 में हम देखते हैं कि ये विजयनगर एम्पायर को हराते हैं, और उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे देवराया, उनकी बेटी से इनकी शादी हो जाती है पीस के, जब शांति स्थापित करने के लिए जब विजयनगर एम्पायर को हरा देते हैं, तो जो देवराया थे उन्होंने ना कुछ गिफ्ट्स और अपनी बेटी का हाथ अलायंस में दिया ताकि शांति स्थापित हो पाए। उसके बाद इन्होंने जो खेरला के राजा थे नरसिंह राय, उन पर अटैक किया और उनसे सरेंडर करवा लिया, और उन्होंने भी पीस के तहत उन्होंने भी बहुत सारा गिफ्ट्स और अपनी बेटी का हाथ फ़िरोज़ शाह को दिया। मतलब दोनों को हराया, और दोनों के साथ मैरिज जो है, मैरिज के थ्रू पीस स्थापित कर दे कि अगर मैरिज हो जाएगा तो आप दोबारा अटैक नहीं कीजिएगा क्योंकि दामाद हो गए, है ना। तो फिरोज जो था बहुत ही सक्सेसफुल रहा इन सब चीज़ों में, है ना। अब जो भी ख़तरा था उसके खुद के किंगडम पे, उसको हटाने में, अपने खुद के किंगडम के, है ना, लॉस्ट पार्ट्स को वापस जीतने में, तो कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ फिरोज शाह इस चीज़ में भी सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने हिंदूज़ को अपने ऑफिस में, है ना, इंटीग्रेट करवाया है। ऐसा नहीं कि एक सेपरेट रखा कि हम भाई सल्तनत चल रही है तो कोई हिंदूज़ नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर प्रजा जो थी वो हिंदूज़ ही थी। तो उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल, अब देखिए अगर जो कोर्ट है, दरबार है, उसमें ना जो, क्योंकि सल्तनत है तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो मुस्लिम नोबल्स होंगे वो कैप्चर किए हुए होंगे उन पोस्ट को, तो बहुत मुश्किल होता था उस सिचुएशन में किसी और कास्ट, किसी ना लो प्रोफाइल या किसी अलग धर्म के लोगों को उस ऑफिस में लाना, क्योंकि नोबल्स जो हैं वो रिवोल्ट कर जाते थे। तो इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली, है ना, बिना किसी रिवोल्ट के, बिना किसी कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े के, हिंदूज़ को बहमानी ऑफिस में एंट्री दिलवाई, आर्मी में रिक्रूट किया। तो कह सकते हैं कि एक तरह का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इन्होंने अपने ऑफिस में रखा, क्योंकि बेस्ट लोगों को चाहिए तो बेस्ट लोग किसी भी धर्म, किसी भी जाति में हो सकते हैं, ठीक है। इनका मानना था, पूरे डिटरमाइंड थे कि जो पूरा डेक्कन रीजन है उसको, है ना, इंडिया का कल्चरल सेंटर बनाना है। जो डेक्कन रीजन है ये पूरा ना, जहाँ पे इनका राज था, उस रीजन को ये इंडिया का कल्चरल सेंटर बनाना चाहते थे, ताकि लोग बाहर से आएँ यहाँ, है ना, पढ़े लिखें, सीखें और जाएं। तो कल्चरल सेंटर बनाने के लिए वो जो थे फिरोज शाह जो थे, वो हर साल ना अपना जो 2 इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट था, गोवा एंड द बोल, है ना, वेस्टर्न सी पोर्ट, क्योंकि इधर से वेस्ट कंट्रीज़ में जाने के लिए, है ना, शिप्स निकला करती थी। तो गोवा एंड द बोल से वो हर साल
शिप्स निकाला करते थे ताकि वो पर्शियन गल्फ में जाएं और वहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी है ना पढ़े लिखे लोग हैं ना, कह लीजिए कि मैन ऑफ लेटर्स, जो पढ़े लिखे हों, जो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हों, सोल्जर अच्छे हों, है ना, और जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, है ना, आर्टिसन जैसे कारपेंटर हो गए, पोटर हो गए, ना, इनमें से बेस्ट को चुन चुन कर रिक्रूट करके अपनी किंगडम में लाएं, ताकि क्योंकि उसे कल्चरल सेंटर बनाने के लिए हर तरह का डेवलपमेंट चाहिए होगा ना। अच्छा आर्किटेक्ट हो, अच्छी पढ़ाई हो ना, अच्छे शासक वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अच्छे हों, ताकि अच्छे से टैक्स कलेक्शन हो, ज़्यादा पैसा आए, ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा ट्रेड हो। उन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के लोगों को रिक्रूट किया। ठीक है, इसीलिए हम लोग आगे चल के देखेंगे इस रिक्रूटमेंट की वजह से थोड़ा सा आगे चल के दिक्कत भी होता है। तो जिस टाइम पे जो तिमूर था, तिमूरिड डायनेस्टी का तिमूर लंग कह लीजिए, है ना, तिमूर द लेम ना, वो दिल्ली को रेविज कर रहा था, दिल्ली को लूट रहा था। ठीक उसी टाइम पे जो फिरोज़ शाह थे, उन्होंने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम था फिरोज़ाबाद ना, गुलबर्ग से थोड़ा सा दूरी पे बना हुआ है फिरोज़ाबाद। तो कहने का मतलब कि ये बहुत ही डिटरमाइंड थे कि कल्चरल सेंटर बना कर रहेंगे। हालांकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो बना नहीं पाते, फिर भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट वो कर देते हैं। ठीक है, इसी बीच क्या होता है कि जो देवा राया थे, मतलब इनके ससुर, उन्होंने अटैक किया, मतलब वरंगल के साथ मिलकर अटैक हुआ, है ना, उन्होंने अटैक किया और जो फिरोज शाह थे उनको डिफीट कर दिया। अब फिरोज शाह से डिफीट होने के बाद, क्योंकि ये हार गए तो नोबल्स विद्रोह कर गए कि आप इस गद्दी पे बैठने लायक हैं ही नहीं ना, और लंबा चौड़ा पूरा षड्यंत्र हुआ। इस मजबूरी में इनको क्या करना पड़ा, अपना गद्दी एब्डिकेट करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा, और अपने भाई अहमद शाह को बैठाना पड़ा। अहमद शाह वन को वली भी कहा जाता था। देखिए, वली जो होता है उसका मतलब होता है सेंट, है ना, साधु संत समझ लीजिए। अब वो इसलिए वली कहलाते थे क्योंकि उनका जो था वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थे जो सूफी सेंट्स थे उनके साथ। उनमें से जैसे एक इम्पॉर्टेंट है गेसु दराज एक पीर थे, है ना, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और बहुत ज़्यादा जो है दरिया दिल इंसान थे। कहने का मतलब, है ना, बहुत ही काइंड रूलर थे, दया थी इनके अंदर। बहुत सारे बेहमानी सुल्तान के अंदर दया नहीं थी, मारकाट पूरा एकदम फुल मचाया करते थे। लेकिन ये जो थे, क्योंकि सूफी सेंट्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन था तो थोड़ा रहम दिल भी थे, इसलिए इनको वली भी कहा जाता था। बहुत सारे बेहमानी सुल्तान जो हैं वो रूल करते रहे, बहुत छोटे छोटे रहे। मैंने कहा ना कि बहुत सारे जो बेहमानी सुल्तान थे, इनफैक्ट लास्ट के बेहमानी सुल्तान को देखेंगे वो पपेट रूलर की तरह काम कर रहे हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर के अंदर, किसी मिलिट्री चीफ के अंदर जो है उनके पावर में, है ना, धसे हुए हैं और पपेट किंग की तरह काम कर रहे हैं। तो उन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन, है ना, एक आदमी है जो कि रूलर नहीं होते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये जो बहमानी किंगडम है, ये अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का पीक मान लीजिए, मतलब बहमानी किंगडम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उस पीक पे, है ना, सिर्फ पहुंचाया गया सिर्फ एक आदमी के द्वारा, वो थे महमूद गवान। और ये जो थे, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर थे शुरू में, है ना, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये बाहर से आए हुए हैं। आपको पता ही होगा हर साल भेजा जाता था शिप्स बाहर से लाने के लिए, तो ये बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, हुमायूं शाह जो थे उनको क्रूएल कहा जाता था क्योंकि वो मारकाट मचा देते थे पूरा, नोबल्स को भी बहुत तगड़े तरीके से मारा था, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था हुमायूं शाह द क्रूएल, मतलब बेरहम, है ना। उन्होंने ही महमूद गवान को जो है वो प्राइम मिनिस्टर घोषित किया था किंगडम का। और क्योंकि वो ज़्यादा क्रूएल थे, इस वजह से उनके खुद के जो सर्वेंट्स थे, पर्सनल सर्वेंट्स, उन्होंने ही हुमायूं शाह को मार दिया था। ठीक, इनका पूरा नाम जो था वो था ख्वाजा महमूद गिलानी, इनको महमूद गवान के नाम से भी जाना जाता है, तो फेमस नेम इनका महमूद गवान ही है। ठीक है, ये शुरू में एक ट्रेडर थे, ईरानियन ट्रेडर थे, पर्शियन ट्रेडर थे और बाद में वो धीरे धीरे बहमानी किंगडम के इम्पोर्टेंट नोबलमैन बने। क्योंकि बाहर से आए हुए हैं तो इनका देखेंगे हम लोग कि जो बहमानी किंगडम था उसमें नोबलमैन का 2 कैटेगरी था, तो ये सेकंड कैटेगरी के थे जो बाहर से आए हुए थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे देखते हैं कि ये ट्रेडर से नोबलमैन बन जाते हैं और शहाबुद्दीन महमूद III के अंदर ऑलमोस्ट
20 साल तक, है ना, 1463 से लेकर के 1481 तक ये प्राइम मिनिस्टर की तरह फंक्शन करते हैं। और ये बने थे 1461 में प्राइम मिनिस्टर हुमायूं शाह के द्वारा, लेकिन बीच में एक और राजा आते हैं, उनका भी तो एक दो साल में डेथ हो जाता है, फिर 1463 से शहाबुद्दीन महमूद III के अंदर काम करते हैं। ठीक है, शहाबुद्दीन महमूद III यंग रूलर थे, मतलब उस टाइम तक वो बहुत बड़े नहीं थे कि वो रूल कर पाए, तो जब तक वो बड़े नहीं हुए तब तक ये समझ लीजिए कि एज ए रीजेंट तो नहीं कह सकते, प्राइम मिनिस्टर ही थे, लेकिन ये इंचार्ज में थे सारा ना। जब जो शहाबुद्दीन महमूद III अपने कह सकते हैं एज में आए, फिर वो रूल करने लगे और ये प्राइम मिनिस्टर की तरह उनके साथ फंक्शन करते रहे। तो हुमायूं शाह जो थे, जिन्होंने इन्हें महमूद गान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उन्होंने ही इन्हें टाइटल दिया था मलिकुल तुज्र। तुज्र जो है वो तिजारत से आता था, तिजारत मतलब हो गया ट्रेड, तो मलिक मतलब समझ लीजिए कि चीफ, है ना। तो चीफ ऑफ द मर्चेंट्स भी इन्हें मतलब उन्होंने ऐसा टाइटल इन्हें दिया। ठीक। हुमायूं शाह जो थे, महमूद गवान जो थे, बहुत ही वाइज, बहुत ही कनिंग, चालाक स्टेटमेंट थे, है ना, मतलब राज चलाने वाले थे। उन्होंने स्टेट के जितने अफेयर्स था उसमें डोमिनेट किया, किसी और की बात नहीं सुनी, किसी तरह का षड्यंत्र नहीं होने दिया। कोशिश इनकी यही रही, ऐसा नहीं बेचारे षड्यंत्र के शिकार हुए, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन में किसी और का दखल अंदाजी करने ही नहीं दिए, ये पूरा डोमिनेट करते रहे, क्योंकि रूलर भी छोटे थे उस टाइम पे, एज में नहीं थे, तो पूरा का पूरा अफेयर खुद ही देखते थे। इन्होंने ही किंगडम का एनेक्सेशन किया, एक्सपेंशन किया, है ना, ईस्ट के तरफ अपने किंगडम को बढ़ाया, जो ईस्टर्न रीजन था इंडिया का उस टाइम पे, और बहमानी किंगडम का ईस्टर्न रीजन, वहाँ, है ना, जो है समझ लीजिए उड़ीसा साइड, है ना, उन सब साइड तक पूरा फैलाया किंगडम को। और ये अपने मिलिट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिए थे कि इन्होंने विजयनगर एम्पायर में भी, जैसे कि कांची तक, है ना, वहाँ तक रेड करते थे। तो क्योंकि मिलिट्री इनका सुपीरियर था, तो ये अपना ताकत दिखाने के लिए तो ऑब्वियसली रेड करेंगे विजयनगर एम्पायर में भी। और फिर इनका जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, जो कि विजयनगर एम्पायर से हार गया था, जो बहमानी किंगडम था, उसको वापस जीत लेते हैं, और जो ये दभोल और गोवा का सी पोर्ट था वो सब अपने वापस मिला लेते हैं। इससे क्या होता है कि ईरान और इराक के साथ जो ओवरसीज ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड था, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ट्रेड मतलब इकोनॉमी में बूस्ट, पैसा आना, तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। क्योंकि ये बहुत कह सकते हैं कि अच्छे स्टेट्समैन थे, तो इनको एक और टाइटल मिला था, वो था ख्वाजा जहाँ। ठीक है, क्योंकि इनका खुद का इतना कह सकते हैं कि खासियत था, उन सारे खासियत, जैसे चालाक थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तुरंत फैसला नहीं लेते थे, तो खुद के इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से इनको ख्वाजा जहाँ का खिताब मिला था। बहुत, और देखिए सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, बल्कि ये कह सकते हैं कि आर्ट के बहुत पेट्रॉन भी थे, बहुत बड़े सपोर्टर भी थे, है ना। इसलिए इन्होंने, है ना, महमूद गवान मदरसा बनाया था। ठीक है, महमूद गवान जो मदरसा था, उस मदरसे में रिलीजियस के साथ साथ सेक्युलर एजुकेशन भी मिलता था। सेक्युलर एजुकेशन कहने का मतलब दूसरे धर्मों की किताब, इसके अलावा साइंस, मैथ्स, ये भी पढ़ाया जाता था। ठीक, हालांकि दूसरे धर्मों की किताब को एज अ हिस्ट्री पढ़ाया जाता था, ये नहीं कि रिलीजन प्रमोट किया जाता था, है ना। इस्लाम के अलावा जो इंडियन रिलीजन्स थे उनसे रिलेटेड बातें भी पढ़ाई जाती थी, ताकि लोगों जो भी वहाँ पे पढ़े लिखे उनको इंडिया को मतलब रूल करने के लिए, एज रूल कह लीजिए या कह लीजिए कि गवर्न करने के लिए, कुछ लोग उसमें से ऑफिसर्स भी बनते, तो उसको यहाँ के हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी था। तो रिलीजियस जो था वो बुक्स भी पढ़ाए जाते थे, साथ में जो ज़रूरी है मैथ्स, साइंस, ये भी पढ़ाया जाता था। ठीक, उन्होंने गुजरात के रूलर की मदद से खलजीज को हराया, मालवा में खलजीज रूल कर रहे थे ना, खलजीज को हराया मालवा के, और ट्रीटी साइन किया, जिसके अंतर्गत बेरार का जो रीजन था वो बहमानी किंगडम में मिला लिया गया, और ये बेरार को अपने अंदर ही रखे रहे जब तक ये शासन करते रहे तब तक। ठीक है, अब देखिए गुजरात के रूलर और मालवास के बीच में लगातार चलता रहता था लड़ाई झगड़ा।
खलजीज जो थे मुस्लिम थे, गुजरात के रूलर्स हिंदू थे। सोचिए अगर अब साउथ में ना जो हम लोग देखते हैं ये जो किंगडम है विजयनगर और बहमानी और बाकी सारे किंगडम, ये धर्म के बेसिस पे नहीं लड़ रहे। इनका लड़ाई था ट्रेड को लेकर के, इनका लड़ाई था ज़मीन को लेकर के, धर्म को लेकर था ही नहीं। इसीलिए अब देखिए कई बार इनकी संधि हिंदू राजा से हो रही है मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम है ना, और तो ये धर्म के बेसिस पे लड़ ही नहीं रहे थे, ठीक है। क्योंकि खलजीज जो थे मालवा पे रूल कर रहे थे और गुजरात के जो रूलर थे उनका खलजीज के साथ चलता रहता था, तो इनको खलजीज को हराने के लिए, क्योंकि इनको बिरार चाहिए था, तो खलजीज को हराने के लिए गुजरात के रूलर के साथ संधि बना लिया था। तो महमूद गवान ने इस तरीके से बिरार का जो रीजन था वो बहमानी किंगडम में मिला लिया था। इन्होंने ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तरफदारी सिस्टम लाई थी। हम लोग आगे पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर कि तरफदारी सिस्टम क्या होता है। तो ये जो तरफदारी सिस्टम है ना, किंगडम को अलग अलग तरफ में बांटना, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब जब ये रूल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो इस वक्त नोबल्स के बीच में है ना, जो नोबल्स समझ लीजिए कि आपको पता ही होगा, बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली होते हैं जो कि कोर्ट में ऑफिसेस संभालते हैं ना। नोबल्स के बीच में झगड़ा चल रहा था। दो तरह के नोबल्स थे, एक थे डेक्कनीज जिसको दखनी कहते हैं, और एक थे अफाकीज, इनको गरीब्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अफाकीज और दखनीज के बीच में टक्कर चलते रहता था। क्यों? क्योंकि दखनीज जो थे वो जो रूलिंग बहमानी का जो रूलिंग फैमिली था है ना, उससे रिलेटेड थे है ना, और क्योंकि ये इससे रिलेटेड थे, साथ में सुन्नी थे, और जो अफाकीज थे वो फॉरेनर्स थे, बाहर से आए हुए थे। दोनों मुस्लिम थे, ऐसा नहीं है। दखनीज जो थे यहाँ के मुस्लिम थे, इंडिजिनस मुस्लिम थे, और जो अफाकीज थे वो बाहर से आए हुए मुस्लिम थे, और वो मोस्टली वो क्या थे, शिया थे। जैसे कि गवान, महमूद गवान खुद भी बाहर से आए हुए है ना, तो महमूद गवान को मान लीजिए अफाकीज के साथ। तो अगर महमूद गवान अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते तो वो क्या करते, अफाकीज का साथ देते, क्योंकि वो उसी के ग्रुप में थे है ना, उसी में इंक्लूड होते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत ही है ना समझदारी से दखनीज और अफाकीज के बीच के जो स्ट्राइफ था, जो झगड़ा था, दो मैटर पे था। एक तो था कि हम इलाइट हैं, दखनीज कहते थे हम इलाइट है भाई, यहाँ मतलब हम रूलर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम नीचे के छोटे समूह हमसे। इसके अलावा शिया सुन्नी, मुस्लिम के अंदर दो अलग अलग है ना, समझ लीजिए कि पंथ है शिया और सुन्नी का, वो विश्वास के ऊपर है। इन दोनों में बहुत चलता रहता है। तो दखनीज और फाकिज में इन दो बेसिस के ऊपर लड़ाई होती रहती थी, और महमूद गवान बहुत कोशिश की इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए, इन दोनों के बीच में समझ लीजिए कि शांति कायम हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। आखिर में क्या हुआ कि इनके जो ओपोनेंट्स थे, जो इनसे नफरत करते थे, इनके पावर से जलते थे, इनके प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट से जलते थे, उन्होंने क्या किया, झूठ लगा करके ना, कुछ भी बोल करके, जो यंग सुल्तान थे उस टाइम में थे, मोहम्मद शाह 3 याद होगा आपको, छोटे थे ना, उनका कान भर दिया और उस रूलर ने इनको मरवा दिया। क्योंकि उल्टा सीधा सुन लिया होगा, यंग था तो ज़्यादा सोच नहीं पाया कि भाई मेरे किंगडम के लिए ये ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फंस गया बेचारा। अब लेकिन ऐसा नहीं कि मरने के बाद उसको पछतावा नहीं हो, वो जब तक ज़िंदा रहा मोहम्मद शाह जो 3 था, वो अपने ज़िंदगी भर इस बात के लिए पछताता रहा कि मैंने उसे मरवा दिया। और जो उनका जो मोहम्मद शाह 3 का डेथ हुआ वो 1482 में हुआ। समझ में आ रहा है? जब महमूद गवान मर रहे थे उनकी एज 70 थी, 70 के एज में उनको एग्जीक्यूट किया गया। और अब इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, हम लोग देखेंगे आगे चल के, क्योंकि ये जो नोबल्स के बीच में झगड़ा ये बढ़ता चला जाता और फिर कहानी ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बहमानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बहमानी किंगडम में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो फ्यूडल टाइप था। कहने का मतलब उसका जो किंगडम था बहमानी किंगडम, वो 8 तरफ में बटा था। ये तरफदारी सिस्टम है, ठीक है, 8 तरफ में बटा हुआ था पूरा का पूरा किंगडम, और हर एक तरफ का गवर्नर होता था जिसको तरफदार कहते थे। ठीक है, गवर्नर को ही तरफदार कह रहे हैं। प्रोविंस ये जो तरफ है ये प्रोविंस है ना, और प्रोविंस के क्या होते थे, प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे, और ये ऑब्वियसली नोबलमैन ही हुआ करते थे।
तो 8 तरफ में बटा हुआ था और हर एक तरफ का तरफदार हुआ करता था। अब ये जो प्रोविंसेस थे, तरफ थे, ये कई सारे सरकार में बटे हुए थे और एक सरकार जो है वो कई सारे प्रगनाज में बटा हुआ था। तो एक फ्यूडल टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। हर प्रोविंस में सिर्फ एक ही फोर्ट अलाउड था, है ना, तरफदार को, मतलब सिर्फ एक ही फोर्ट का वो देखभाल और उसके कंट्रोल में रहेगा तरफदार को। क्यों? ताकि जो तरफदार है, गवर्नर है, उसका मिलिट्री पावर ना बढ़े। तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, पावर को लिमिट करने के लिए उनको सिर्फ एक ही फोर्ट अलाउड किया जाता था। और प्रोविंस के अंदर बाकी जितने फोर्ट्स हुआ करते थे, किले हुआ करते थे ना, हर किले का अपना अपना किलादार हुआ करता था, जिसको फोर्ट कमांडर भी कह सकते हैं हम लोग, और वो आंसरेबल था डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसको तरफदार से, है ना, कोई लेना देना नहीं था ना, उसका सारा खर्चा, लेन देन सब सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना देना था। ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखते हैं हम लोग कि सुल्तान के सबसे ऊपर सुल्तान, और सुल्तान के बाद आर्मी कमांडर। आर्मी कमांडर को कहा जाता था अमीरुल उमरा। ठीक है। सुल्तान के अपने बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, जिनको कहा जाता था खासे खेल। ठीक है। आर्मी के अंदर जो पेमेंट सिस्टम था वो था मनसबदारी सिस्टम। ठीक है। ये मनसबदारी सिस्टम होता क्या है? इसमें क्या होता है कि मिलिट्री लीडर्स जो होते हैं उनको जागीर असाइन किया जाता है, उनको समझ लीजिए रीजन्स दिए जाते हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, उसी से उनका पेमेंट होता है, उसी से वो अपने सोल्जर्स को पेमेंट देंगे, उसी से अपना सारा खर्चा, है ना, स्वॉर्ड्स का, बाकी जितना भी इक्विपमेंट होगा उन सबका निकालेंगे। ठीक। तो ये मनसबदारी सिस्टम कहलाता है, क्योंकि जो आर्मी में जो समझ लीजिए कि पोस्ट्स होते हैं रैंक के हिसाब से, है ना, जिनको मनसब कहते हैं, है ना, रैंक्स के हिसाब से आर्मीज़ को ना जागीर असाइन होता था। जो जिनका मनसब ज़्यादा, जिनका रैंक ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा बड़ा जागीर मिलता होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ट्रूप्स का खर्चा निकालना है। ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या था कि छोटे से रीजन या जितना बड़ा भी रीजन हो, वो रैंक के हिसाब से, है ना, वो उनको असाइन कर दिया जाता था, उससे वो अपना जो है खर्चा निकाला करते थे। तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको कैश में पेमेंट हो रहा, बल्कि उनको, है ना, छोटे छोटे से रीजन्स दे दिए जाते थे कि यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो और अपना खर्चा निकालो। ठीक है। मनसब जो थे, जितने भी मनसब हुआ करते थे, उनका ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट चाहिए, तो उनको ज़्यादातर क्या किया जाता था, सिविलियन ऑफिशियल का पोस्ट दे दिया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके अंदर उनको ऑफिसर्स बना दिया जाता था, ताकि उनका पेमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि जो सिविल ऑफिसर्स थे उनका पेमेंट ज़्यादा था, और क्योंकि डायरेक्ट उनका टैक्स कलेक्शन और बाकी चीज़ों में रोल था, तो इसलिए उनका पेमेंट ज़्यादा था। तो जिन मनसब्स को ज़्यादा पेमेंट चाहिए होता था, उनको सिविल ऑफिसर बना दिया जाता था, और ये बहुत बार हुआ करता था। जो जागीरदार हुआ करते थे, जागीरदार मतलब जिनके अंदर जागीर था, जिनके अंडर ज़मीनें थीं, जो उससे टैक्स कलेक्ट करते थे, उन जागीरदार को ये फिक्स था कि वो साल में, है ना, जो है वो एक रेवेन्यू प्रेजेंट करेंगे, सेंटर को जा कर के रेवेन्यू देंगे, है ना, और अपना सारा खर्चा का स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश किया करेंगे साल में, है ना, एनुअली, ताकि पता चले कितना रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया और कितना उन्होंने खर्चा किया। इसका बहुत ही, है ना, कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली ये जो खर्चा का और कमाई का जो सोर्सेज है, उन सब का लिस्ट जो है फ्रीक्वेंटली चेक किया जाता था, और जिसके में समझ ली ब्लैक मनी वाला बात आया, उसका ब्लैक करके मार दिया जाता था। मतलब उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उनको किसी तरह का सज़ा दे दिया जाए, बस झोल झपाटा नहीं देखने को मिले। ठीक है। और किलेदार तो मैंने पहले ही बताया, जो किलेदार थे वो डायरेक्टली अकाउंटेबल थे सेंट्रल अथॉरिटी के। ठीक, इस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है बहमानी किंगडम का डिसइंटीग्रेशन। महमूद गवान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ से लड़ाई कर रहे थे, वो था नोबल्स के बीच का लड़ाई, क्योंकि नोबल्स अगर लड़ते रहेंगे तो कभी कोई नोबल सपोर्ट नहीं करेगा, तो जिस चक्कर में होगा क्या कि किंगडम का मिलिट्री पावर कम हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से किंगडम बहुत स्ट्रांग और बहुत लंबा देर तक नहीं टिकेगा। वो इसी चीज़ से लड़ रहे थे, लेकिन उनके ही कुछ
है ना, जलने वाले लोग जो थे उनके कामयाबी से, वो जो छोटे से सुल्तान थे, बुद्धिमान उतने थे नहीं, उनका कान भर दिया और इनको मार दिया गया। अब इस चक्कर में हुआ क्या कि जो नॉबल्स थे वो मन मन खुश हो गए कि चलो अब उनको रोकने वाला, उनके बीच सुलह कराने वाला कोई बचा ही नहीं। अब सारे नोबल्स क्या हो गए, विद्रोह हो गए। दोनों के, तो दखनी अफाकीज़ के बीच में लड़ाई जो था वो और स्ट्रांग हो गया। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नर्स जो हैं, प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और 1527 तक आते आते, हालांकि ये कहानी 1518 तक ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन 1527 एडी तक कंप्लीटली जो पूरा का पूरा किंगडम था वो 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में बट जाता है। अब आप सोचिएगा कि 8 तरफ था, 8 प्रोविंस था और 5 ही में टूटा, क्योंकि बाकी 3 के जो गवर्नर्स होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहे होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे होंगे, इसलिए उनको मिला लिया गया होगा। तो टोटल पूरा बहमानी किंगडम 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में बट जाता है। उनके नाम हैं गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बेदार। ठीक है, यहाँ मैप पे भी आप देख रहे होंगे, ये रहा अहमदनगर, ये रहा बेरार, ये रहा बीजापुर, ये रहा बेदार, बेदार छोटा सा बीच में, और सबसे एंड में ये रहा गोलकोंडा। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में बट जाता है। और नीचे आपको पता होगा यहाँ पे, है ना, ये विजयनगर एम्पायर होगा पूरा। इधर होगा हमारा उड़ीसा के रूलर्स। ठीक है, खैर, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो किंगडम है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। आज के चैप्टर में इतना ही। आई होप कि आप लोग समझे होंगे बहमानी किंगडम। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ये बहमानी किंगडम और विजयनगर किंगडम, जो इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है। इन दोनों के बीच में लगातार जो स्ट्रगल चलता रहा है ना, सालों का, है ना, उसका वो क्यों होता रहा, किन इनके बीच हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या निकला, और इसी बीच पुर्तगीज़ जो आए इंडिया में ट्रेड करने, उन सब का भी प्रभाव देखेंगे। ठीक है, आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।